नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं जसवंत मीणा सोनी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट हस्तशिल्प कला। हस्तशिल्प कला, और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम इसका नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं मीनाकारी। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मीनाकारी क्या होती है? देखिए, जो सोने और चांदी के जो आभूषण होते हैं या और भी अन्य आभूषण, तो मुख्य रूप से सोने और चांदी के जो आभूषण होते हैं उनमें रंगों की जो बढ़ाई होती है उनकी सुंदरता के लिए, उसे ही हम मीनाकारी कहते हैं। तो देखिए, सोने चांदी के आभूषणों में रंगों की भराई क्या कहलाती है? मीनाकारी कहलाती है। सोने और चांदी के आभूषणों में रंगों की भराई मीनाकारी कहलाती है। और दोस्तों, इसमें जो मुख्य जो रंग होते हैं मीनाकारी में, वो होता है लाल और हरा रंग। तो मीनाकारी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल और हरा रंग होता है। और मीनाकारी भारत की कोई हस्तशिल्प नहीं है, ये मूल रूप से ईरान को ही फारस और पर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। तो मीनाकारी मूल रूप से ईरान की कला है। भारत में ये कला मुगलों के समय और मुख्य रूप से अकबर के समय, भारत में कला मुगलों के समय सर्वप्रथम लाहौर आई। और लाहौर में इस कला के जो कारीगर थे वो सिख जाति के थे। लाहौर में मीनाकारी का कार्य कौन सी जाति करती थी? सिख जाति के लोग। अब रही राजस्थान की बात, तो राजस्थान में सबसे पहले मीनाकारी कला को आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम लेकर के आए थे। ठीक है। जयपुर में इस कला के जो प्रमुख कारीगर थे उनमें दो कारीगरों का नाम मुख्य रूप से आता है। एक था सरदार कुदरत सिंह और दूसरा कलाकार था सरदार गुरु चरण सिंह। दोबारा देखिए, मीनाकारी क्या है? सोने और चांदी के आभूषणों में रंगों की भराई मीनाकारी कला कहलाती है। मीनाकारी में जो आभूषणों में रंग भरे जाते हैं उनमें प्रमुख रंग लाल और हरा रंग होता है। मीनाकारी मूल रूप से ईरान की कला है। ईरान को ही फारस और पर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत में ये कला सबसे पहले मुगलों के समय में लाहौर लाई गई, अकबर के समय में। और लाहौर में इस कला के जो कारीगर थे या इस कला में जो काम करने वाले कारीगर थे वो सिख जाति के लोग होते थे। राजस्थान में इस कला को सबसे पहले आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम लेकर के आए। और जयपुर की स्थापना होने के बाद में ये कला बहुत ही इसका विकास हुआ। और जयपुर में इस कला के जो प्रमुख कारीगर थे वो था एक तो सरदार कुदरत सिंह और एक सरदार गुरुचरण सिंह। ठीक है। सरदार कुदरत सिंह को सरदार
कुदरत सिंह को इस कला के लिए, मीनाकारी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब यहां देखिए आप, चांदी पर मीनाकारी जैसे क्वेश्चन आ गया कि चांदी पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, या चांदी पर मीनाकारी का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो चांदी पर मीनाकारी नाथद्वारा में की जाती है, और नाथद्वारा कहाँ पर है, राजसमंद में। दूसरा, पीतल पर मीनाकारी कहाँ की जाती है, अलवर में। तांबे पर मीनाकारी कहाँ की जाती है, भीलवाड़ा में। और कागज जैसे पतले पतरे पर मीनाकारी कहाँ की जाती है, बीकानेर में। और कांच पर मीनाकारी कहाँ की जाती है, प्रतापगढ़ में। और अगला देखिए, सोने चांदी तांबे और पीतल पर मीनाकारी जयपुर में की जाती है। और यदि क्वेश्चन आता है कि मीनाकारी के गहने कहां बनाए जाते हैं, तो देखिए, मीनाकारी के गहने भी जयपुर में बनाए जाते हैं। दोबारा देखिए, सरदार कुदरत सिंह को मीनाकारी के लिए 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला तथ्य देखिए, चांदी पर मीनाकारी राजसमंद के नाथद्वारा में की जाती है, ध्यान से देखना। पीतल पर मीनाकारी अलवर में की जाती है। तांबे पर मीनाकारी कहाँ की जाती है, भीलवाड़ा में की जाती है। कागज जैसे पतले धातु के पतरे पर मीनाकारी कहाँ की जाती है, बीकानेर में। और कांच पर मीनाकारी कहाँ की जाती है, प्रतापगढ़ में। और कांच पर मीनाकारी जो प्रतापगढ़ में की जाती है उसे क्या कहते हैं, थेवा कला। हम अगले ही पॉइंट में उसी को पढ़ेंगे। सोने चांदी तांबे और पीतल, इन चारों पर मीनाकारी की जाती है जयपुर में। और दोस्तों, मीनाकारी के जो गहने बनाए जाते हैं उसके लिए भी जयपुर ही प्रख्यात है। तो सरदार कुदरत सिंह को 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया मीनाकारी के लिए। चांदी पर मीनाकारी का प्रमुख केंद्र नाथद्वारा राजसमंद है। पीतल पर मीनाकारी अलवर में। तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा में। और कागज जैसे पतले पतरे पर मीनाकारी का प्रमुख केंद्र बीकानेर। कांच पर मीनाकारी जो थेवा कला कहलाती है वो प्रतापगढ़ में की जाती है। सोने चांदी तांबे पीतल चारों धातु पर मीनाकारी जयपुर में। और मीनाकारी के आभूषण भी कहाँ बनाए जाते हैं, जयपुर में बनाए जाते हैं। अगले देखिए, थेवा कला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो ये कला प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध कला है।
ठीक है। अब थेवा कला क्या होती है, देखिए ध्यान से देखना। कांच पर सोने का, कांच पर सोने का सूक्ष्म और, कांच पर सोने का सूक्ष्म और आकर्षक चित्रांकन क्या कहलाता है, थेवा कला कहलाती है। दोबारा देखिए, थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की। बहुत बार क्वेश्चन आ गया। कांच पर सोने का, गोल्ड का सूक्ष्म, बारीक और आकर्षक चित्रांकन क्या कहलाता है, थेवा कला कहलाता है। आगे देखिए, इसमें थेवा कला में रंगीन बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है। थेवा कला में कैसे कांच का प्रयोग किया जाता है, रंगीन बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है। थेवा कला का जो प्रमुख रंग है, थेवा कला में जिस प्रमुख रंग का प्रयोग किया जाता है, प्रमुख रंग है हरा। थेवा कला में का प्रमुख रंग कौन सा है, हरा रंग का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो अन्य रंग है, थेवा कला में प्रयोग होने वाले अन्य रंग हैं नीला, पीला और लाल। हरा रंग प्रमुख है, इसके अलावा नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, पीले रंग का और लाल रंग का प्रयोग भी किया जाता है। अगला देखिए, थेवा कला में मुख्य रूप से महिलाओं के आभूषण बनाए जाते हैं। पुरुषों के नहीं, किनके, महिलाओं के आभूषण बनाए जाते हैं। और ये महिलाओं के जो आभूषण इस कला में बनाए जाते हैं, उनमें 3 आभूषण बहुत प्रमुख हैं। पहला, गले का हार। दूसरा, करधनी जो कमर में बांधी जाती है। तीसरा जो आभूषण बनता है वो है हाथ की अंगूठी। दोबारा देखिए, थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध कला है। थेवा कला में कांच पर सोने का सूक्ष्म और आकर्षक चित्रांकन किया जाता है। थेवा कला में रंगीन बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है। थेवा कला का प्रमुख रंग है हरा रंग। हरे रंग के अतिरिक्त पीले, नीले, पीले और लाल रंग का प्रयोग भी किया जाता है। थेवा कला में मुख्य रूप से पुरुषों के नहीं बल्कि महिलाओं के आभूषण बनाए जाते हैं। और इन महिलाओं के आभूषणों में भी गले का हार, करधनी जो यहाँ कमर में बांध जाती है, और हाथ की अंगूठी, ये 3 आभूषण थेवा कला के प्रमुख आभूषण माने गए हैं या बनाए जाते हैं। आगे देखिए, थेवा कला, विश्व की बात हो रही है, थेवा कला विश्व में प्रतापगढ़ के सोनी परिवार तक ही सीमित है।
इसका कारण क्या, देखिए मैं बताता हूँ। तो इस कला के जो आभूषण बनते हैं वो केवल प्रतापगढ़ में एक सोनी परिवार है, वहीं तक सीमित है। अन्य किसी भी परिवार में अन्य जगह पर ये नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका ये मतलब है, सोनी परिवार तक क्यों सीमित है, क्योंकि पिता इस कला को अपने पुत्र को सिखाता है, पुत्र फिर अपने पुत्र को सिखाता है। इसमें ना तो ये कला लड़कियों को सिखाई जाती है और ना ही जो बहू बनकर के इस परिवार में आते हैं उन बहुओं को सिखाई जाती है, क्योंकि यदि लड़कियों को ये कला सिखाई जाएगी तो वो अपने ससुराल में जाके बता देंगी, और यदि जो बहू यहाँ आती है इस परिवार में बनकर के, यदि उनको ये कला सिखाई जाएगी तो ये जाकर के अपने घर अपने पिता और भाई को बता देंगी। इसलिए ये कला केवल पिता अपने पुत्र को बताता है, वो पुत्र फिर उसके पुत्र को बताता है। यही परंपरा चली है, इसी कारण से ये सोनी परिवार तक ही सीमित रह गई है। इसकी शुरुआत और विकास, थेवा कला की शुरुआत और विकास लगभग 500 वर्ष पहले, लगभग 500 वर्ष पहले प्रतापगढ़ के राजा सावंत सिंह के काल में शुरू हुई। तो इसकी शुरुआत या विकास 500 वर्ष पहले प्रतापगढ़ के राजा सावंत सिंह के शासनकाल में हुई। नाथूजी सोनी, नाथूजी सोनी इस कला के बहुत बड़े कलाकार थे। इसके लिए उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। तो नाथूजी सोनी थेवा कला के बहुत बड़े कलाकार थे, प्रसिद्ध कलाकार। उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया था। वर्तमान में इसके जो कलाकार है या कारीगर हैं वो है, एक तो गिरीश कुमार और दूसरा है महेश सोनी। और महेश सोनी को इस कला के लिए 2015 में पद्म श्री अवार्ड भी मिल चुका है। 2002 में थेवा कला पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। दोबारा देखिए, थेवा कला विश्व में केवल प्रतापगढ़ के सोनी परिवार तक ही सीमित है। वो कारण मैंने आपको बता दिया। इसकी शुरुआत और विकास आज से लगभग 500 वर्ष पहले प्रतापगढ़ के महाराजा सावंत सिंह के शासनकाल में हुई। नाथूजी सोनी इस कला के बहुत बड़े कलाकार थे, उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया था। वर्तमान में इस कला की जो कारीगर हैं, कलाकार हैं, वो गिरीश कुमार और महेश सोनी हैं। महेश सोनी को 2015 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है और 2002 में थेवा कला पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। एक विदेशी है जस्टिन वर्की। तो जो जस्टिन वर्की विदेशी हैं, इस कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। तो जस्टिन वर्की ने इस कला को विश्व स्तर तक भी पहचान दिलाई है और इस कला को अन्य नाम है, इसे कमरे में कमरा कला भी कहा जाता है। और थेवा कला का नाम इंसाइक्लोपीडिया थेवा कला का नाम इंसाइक्लोपीडिया
ऑफ ब्रिटेनिका में भी स्वर्ण अक्षरों से थेवा कला का नाम इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में भी स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान की किस हस्तशिल्प कला का नाम इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। तो आपका उत्तर होगा थेवा कला। तो देखिए जस्टिन वर्किन ने इस कला को विश्व स्तर पर भी पहचान दिलाई है। इस कला को कमरे में कमरा कला भी कहा जाता है, क्योंकि बाहर नहीं जाती है, किसी अन्य को जब ये वस्तुएं बनाई जाती हैं तो किसी को भी उस कमरे में नहीं आने दिया जाता है, इसलिए इसे कमरे में कमरा कला कहा जाता है। थेवा कला का नाम इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में भी स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। अगला देखिए, वर्क या वर्क, ये क्या है? वर्क या वर्क, तो देखिए ध्यान से देखिए, मशीन से खींचकर या हथौड़े से पीटकर सोने और चांदी के तारों को झिल्ली के समान पतला बनाना ही वर्क या वर्क कला कहलाती है। और ये काम करने वाले कारीगर पन्नीगर कहलाते हैं। इसका प्रमुख केंद्र जयपुर में है और वो पतले झिल्ली के समान सोने और चांदी के जो पतले झिल्ली के समान जो परत होती है उसको मिठाई के ऊपर लगाया जाता है। आपने देखा होगा कभी बर्फी, ध्यान से देखना, बर्फी के ऊपर सफेद और सोने पीला एक कागज सा चिपका होता है, वो कागज ही वर्क कहा जाता है। तो देखिए, हथौड़े से पीटकर या मशीन से खींचकर, हथौड़े से पीटकर या मशीन से खींचकर सोने और चांदी के तारों को झिल्ली के समान पतला बनाना ही वर्क या वर्क कहलाता है। और ये काम करने वाले ये कारीगर क्या कहलाते हैं? ये काम करने वाले कारीगर कहलाते हैं पन्नीगर। ये काम करने वाले कारीगर क्या कहलाते हैं? पन्नीगर। और वर्क का जो प्रमुख केंद्र है, प्रमुख केंद्र कौन सा है? अभी मैंने बताया था आपको, जयपुर। और ये वर्क किस पर लगाया जाता है? मिठाइयों पर इसे चिपकाया जाता है सुंदरता बढ़ाने के लिए, खासकर जैसे बर्फी है इनके ऊपर। और हथौड़े से पीटने या मशीन से खींचने के अलावा हिरन की जो खाल होती है, हिरन की खाल में इन तारों को रख करके उनको पीट करके भी ये झिल्ली के समान बनाया जाता है। तो दोबारा देखिए, हथौड़े से पीटकर या मशीन से खींचकर सोने और चांदी के तारों को झिल्ली के समान पतला बनाना ही क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। वो पतला तो झिल्ली के समान परत होती है वो वर्क कहलाती है। इसके कारीगर पन्नीगर कहलाते हैं। और वर्क बनाने का जो प्रमुख केंद्र है वो है जयपुर। और इस वर्क को कहाँ पर लगाया जाता है? इस पतरे को इसको लगाया जाता है, मिठाइयों पर इसे चिपकाया जाता है उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए। जैसे आपने बर्फी पे देखा होगा, सफ़ेद वो चांदी का होता है, पीला होता है वो सोने का, और उनके ऊपर लगा होता है वो क्या कहलाता है? वर्क।
और इसको बर्ग को हिरण की खाल में डालकर हथौड़े से पीट करके भी झिल्ली के समान बनाया जाता है। बादला देखिए, एक बादले की जिक्र किया था हमने कसीदाकारी में, जब मैंने आपको पढ़ाया था मुकेश की रेशमी और सूती कपड़े पर बादले की सहायता से छोटी छोटी बिंदु वाली कढ़ाई मुकेश कहलाती है। और वहां जो ये बादला था वो सोने और चांदी के जो पतले तार थे उनसे जो जरी का काम होता है वो बादला कहलाता। लेकिन यहां देखिए बादला क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ गया है। तो पहले तो बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है, ये भी क्वेश्चन आ गया कि बादला कहां का प्रसिद्ध है, जोधपुर का। यह पानी को ठंडा रखने का धातु का पात्र होता है। और ये किसका बना होता है, तीसरा पॉइंट देखिए, बादला जस्ता, जिसे आप जिंक भी कहते हैं, बादला किसका बना, जस्ता का बना होता है। जस्ता का बना होता है। बादल के चारों ओर, इसके चारों ओर कपड़े का आवरण होता है। बादले का निर्माण बादले का जो आविष्कार है, बादले का आविष्कार सबसे पहले कुचामन, और कुचामन कहां पर है, नागौर में। तो बादले का आविष्कार सर्वप्रथम कुचामन के कुम्हारों ने किया था। अगला देखिए पॉइंट, नोट डाल करके बता रहा हूं आपको, बादले को रेगिस्तान का, बादले को रेगिस्तान का मिनी फ्रिज भी कहते हैं। दोबारा देखिए, बादला कहां का लोकप्रिय है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। बादला क्या है, ये पानी को ठंडा रखने का धातु का पात्र होता है। बादला किसका बना होता है, जस्ता अर्थात जिंक का ये बना होता है। बादले के चारों ओर कपड़े का आवरण होता है। बादले का आविष्कार कुचामन के कुम्हारों ने किया था। बाद में कुम्हार कुचामन से जाकर के जोधपुर बस गए थे। और बादले को, क्योंकि ठंडा पानी रहता है इसलिए बादले को रेगिस्तान का मिनी फ्रिज भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि रेगिस्तान का मिनी फ्रिज किसको कहा जाता है, बादले को कहा जाता है। ठीक है, और ये कैसा होता है देखिए, इसकी आकृति मैं आपको बना के बताऊं। इस तरह का होता है, यहां इसका ढक्कन होता है और इसके चारों ओर ये जो है, ये देखिए, ये कपड़े का आवरण होता है और इसमें पानी होता है। तो बादला इस तरह का होता है। अगली देखिए, उस्ता कला, बहुत इंपॉर्टेंट है, थेवा कला की भांति। सबसे पहले यह आता है कि उस्ता कला कहां की लोकप्रिय हस्तशिल्प कला है। तो कहां की लोकप्रिय हस्तशिल्प कला है, बीकानेर की। पहला पॉइंट है, ये बीकानेर की लोकप्रिय हस्तशिल्प कला है। तो
तो कहाँ की है? बीकानेर की। बीकानेर की लोकप्रिय कला है। उस्ता कला के अन्य नाम, उस्ता कला के अन्य नाम है मुनवत्ती कला और कुंपी कला। तो उस्ता कला बीकानेर की लोकप्रिय कला है, ये क्वेश्चन कई बार आ गया। इसे मुनवत्ती कला और कुंपी कला के नाम से भी जाना जाता है। ये भी मीनाकारी की भांति मूल रूप से राजस्थान या भारत की नहीं है, तो मूल रूप से ये कला ईरान, फारस या पर्शिया की है। मूल रूप से ईरान की कला है। ईरान से मुगलों के काल में ये सबसे पहले लाहौर आई। मुगलों के काल में लाहौर आई और लाहौर से इस कला को बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह बीकानेर लेकर आए। अब ये कला है क्या, देखिए ध्यान से। मरे हुए ऊंट की, ध्यान से सुनना, मरे हुए ऊंट की पारदर्शी, उस खाल को बहुत बढ़िया बना दिया जाता है। मरे हुए ऊंट की पारदर्शी खाल पर कलात्मक और सुंदर नक्काशी करना ही उस्ता कला है। और ये नक्काशी उस खाल के ऊपर सोने और चांदी के तारों से की जाती है। तो देखिए, मरे हुए ऊंट की पारदर्शी, मरे हुए ऊंट की पारदर्शी खाल पर सोने और चांदी की सुंदर नक्काशी क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। ये इसकी परिभाषा हो गई। तो देखिए दोबारा, थेवा कला क्या है? मरे हुए ऊंट की पारदर्शी खाल पर सोने और चांदी की सुंदर नक्काशी उस्ता कला कहलाती है। तो ये बीकानेर की बहुत ही लोकप्रिय कला है। जिस प्रकार से थेवा कला प्रतापगढ़ की है, उसी प्रकार से उस्ता कला बीकानेर की बहुत लोकप्रिय कला। ये क्वेश्चन भी आया है। उस्ता कला को मुनवत्ती कला और कुंपी कला के नामों से भी जाना जाता है। मूल रूप से ये ईरान की कला है और ईरान से ये मुगलों के समय लाहौर आई और लाहौर से बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह इसको बीकानेर लेकर आए। उस्ता कला क्या है? मरे हुए ऊंट की पारदर्शी खाल पर सोने और चांदी की सुंदर आकर्षक जो नक्काशी है, कढ़ाई है, कसीदाकारी है, वो क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। अगर देखिए, बीकानेर में ऊंट की खाल से घी तेल रखने की कूपियां और सुराइयां बनाई जाती हैं। तो बीकानेर में ऊंट की खाल से घी और तेल रखने की कूपियां और सुराइयां बनाई जाती हैं। इस कला का जो बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार था वो था इसामुद्दीन उस्ता।
इस कला का प्रसिद्ध कलाकार उसामुद्दीन उस्ता था। उसामुद्दीन उस्ता को उस्ता कला का जादूगर भी कहा जाता था। इनको 1986 में, इसामुद्दीन उस्ता को 1986 में इस कला के लिए पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था। और उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। तो ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में इसामुद्दीन उस्ता को इसके लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया। वर्तमान में हनीफ उस्ता इस कला के प्रमुख कलाकार हैं या कारीगर हैं। हनीफ उस्ता इसके वर्तमान में प्रमुख कलाकार हैं। हनीफ उस्ता ने ख्वाजा साहब की दरगाह पर ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में, जो मोइनुद्दीन चिश्ती के अजमेर में जो दरगाह है वो ख्वाजा साहब की दरगाह कहलाती है। तो इन्होंने ख्वाजा साहब की दरगाह पर स्वर्ण नक्काशी की थी। और 15 अगस्त, ध्यान से देखना, 15 अगस्त 1975 में 15 अगस्त 1975 में उस्ता कला के विकास के लिए बीकानेर में उस्ता केमिल हाइड सेंटर की स्थापना की गई थी। देखिए, बीकानेर में ऊंट की खाल से घी तेल रखने की कूपियां भी बनाई जाती हैं। इसामुद्दीन उस्ता कला का प्रमुख कारीगर था। इसे उस्ता कला का जादूगर भी कहा जाता है। 1986 में इस कला के लिए राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने इनको पद्म श्री से सम्मानित किया। वर्तमान में हनीफ उस्ता कला के प्रमुख कलाकार हैं। इन्होंने ख्वाजा साहब की दरगाह जो अजमेर में है कि दरगाह पर स्वर्ण नक्काशी भी की थी। और 15 अगस्त 1975 में को बीकानेर में उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमिल हाइड सेंटर की स्थापना की गई थी। अगली देखिए, पोट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। पोट्री देखिए, पहले तो पोट्री क्या होती है देखिए। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, ध्यान से देखना, चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर विभिन्न रंगों से की जाने वाली सुंदर आकर्षक जो चित्रांकन है, जो पेंटिंग है, वही क्या कहलाती है? पोट्री कहलाती है। पोट्री का जन्म स्थल दमिश्क, जो सीरिया की राजधानी थी, वो है। दमिश्क से ये कला ईरान पहुंची, ईरान से अफगानिस्तान आई और अफगानिस्तान से फिर ये भारत आई। तो देखिए, पोट्री चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर विभिन्न रंगों से, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर विभिन्न रंगों से की जाने वाली सुंदर और आकर्षक चित्रकारी क्या कहलाती है?
पोट्री कहलाती है। दोबारा देखिए, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर विभिन्न रंगों से की जाने वाली सुंदर और आकर्षक चित्रकारी पेंटिंग क्या कहलाती है? पोट्री कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये कोई मटका है या मटका है। अब यहां जब वो पेंटिंग की जाती है, अलग अलग पेंटिंग इस पर, ये जो पेंटिंग होती है ये पोट्री कहलाती है। ठीक है, मूल रूप से ये कला कहाँ की थी? दमिश्क। ये दमिश्क, और दमिश्क कहाँ है? सीरिया की राजधानी, सीरिया की, जो सीरिया देश है उसकी राजधानी। तो ये मूल रूप से कला कहाँ की है? दमिश्क। दमिश्क की, जो सीरिया की राजधानी है, दमिश्क से यह कला ईरान और अफगानिस्तान होती हुई भारत पहुंची। ठीक है, तो मूल रूप से ये सीरिया की राजधानी दमिश्क की कला है। दमिश्क से ईरान और अफगानिस्तान होते हुए कहां पहुंची? भारत। अब राजस्थान में रंगों के आधार पर, रंगों के संयोजन के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार की पोट्री पाई जाती है। तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर विभिन्न रंगों से की जाने वाली सुंदर और आकर्षक चित्रकारी पोट्री कहलाती है। पोट्री मूल रूप से सीरिया की राजधानी दमिश्क की है। इसका मूल स्थान, जन्मस्थल वहीं का है। दमिश्क से ईरान और अफगानिस्तान होते हुए भारत पहुंची। राजस्थान में रंगों के संयोजन के आधार पर 3 प्रकार की पोट्री पाई जाती है। नंबर 1 ब्ली पोट्री, नंबर 2 ब्लैक पोट्री, और नंबर 3 कागजी पोट्री। तो राजस्थान में रंगों के संयोजन के आधार पर 3 प्रकार की पोट्री पाई जाती है: ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री और कागजी पोट्री। अब हम इन तीनों पर जो इनकी विशेषता है उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, तो सबसे लेते हैं हम पहले ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री, तो देखिए ब्लू पोट्री में पहले मूल रूप से ब्लू पोट्री ईरान, मूल रूप से ब्लू पोट्री ईरान की कला है, ईरान की पोट्री है। मुगलों के काल में ये लाहौर आई और सम्राट अकबर के समय इसका प्रचलन दिल्ली और आगरा तक हो गया। ब्लू पोट्री का जो मुख्य जो रंग है, नाम से पता चल रहा है, मुख्य रंग क्या है? नीला। अब बात आती है कि ब्लू पोट्री को राजस्थान कौन लेके आया?
तो इस पोटरी को आमेर के महाराजा, समझ गए होंगे आप, आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम सर्वप्रथम राजस्थान लेकर आए। लेकिन ब्लू पोट्री का सर्वाधिक जो विकास था वो हुआ जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। इस पोट्री का सर्वाधिक विकास, इस पोट्री का सर्वाधिक विकास जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुआ, के शासन काल में हुआ। महाराजा राम सिंह द्वितीय ने दो कुम्हारों को, एक कालूराम कुम्हार, एक चूड़ामल कुम्हार, इन दोनों को दिल्ली इस कला को सीखने के लिए भोलाराम कुम्हार के पास भेजा। वहां से कालूराम और चूड़ामल कुम्हार इस कला को सीख कर वापस जयपुर आए। तो महाराजा राम सिंह द्वितीय ने उन दोनों को महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स में नियुक्त कर दिया। तो इस प्रकार से इसका सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुआ। दोबारा देखिए, ब्लू पोट्री मूल रूप से ईरान या फारस की कला है। ये भारत में मुगलों के समय सबसे पहले लाहौर आई और फिर अकबर के शासनकाल में इसका प्रचलन दिल्ली और आगरा में भी हो गया। ब्लू पोट्री का जो मुख्य रंग है वो नीला है और राजस्थान में इस पोट्री को सबसे पहले लेकर आए आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम। लेकिन ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास हुआ जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में हुआ। महाराजा राम सिंह द्वितीय ने दो कुम्हारों को, कालूराम कुम्हार और चूड़ामल कुम्हार को दिल्ली भोलाराम कुम्हार के पास इस कला को सीखने के लिए भेजा। और जब वो इस कला को सीख करके वापस आए तो महाराजा राम सिंह ने उनको महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स में नियुक्त कर दिया। और इसके बाद में और इसका सर्वाधिक विकास या उसका स्वर्ण काल भी राम सिंह द्वितीय का शासनकाल ही माना जाता है। ब्लू पोट्री का जो मुख्य केंद्र है राजस्थान में, ब्लू पोट्री का मुख्य केंद्र राजस्थान में कौन सा है? जयपुर। यह भी क्वेश्चन आ गया है कि राजस्थान में ब्लू पोट्री का मुख्य केंद्र कौन सा है? जयपुर। ब्लू पोट्री 5 तत्वों से मिलकर बनी है। 5 तत्वों का मिश्रण है। अब वो कौन से तत्व है? 5 देखिए आप। हरा कांच, दूसरा गोंद, तीसरा सोडियम कार्बोनेट, चौथा क्वार्ट्ज, और 5वां मुल्तानी मिट्टी। तो ब्लू पोट्री 5 तत्वों का मिश्रण है। हरा कांच, गोंद और सोडियम कार्बोनेट, क्वार्ट्ज और मुल्तानी मिट्टी। ब्लू पोट्री का नाम आते ही कृपाल सिंह शेखावत का नाम भी बहुत याद के साथ लिया जाता है। उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, या यूं कहें कि ब्लू पोट्री को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में या सर्वाधिक विकास में जो योगदान रहा वो कृपाल सिंह शेखावत जी का ही रहा। तो देखिए आप,
कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पोट्री के विकास में सर्वाधिक योगदान इन्हीं का रहा है। मूल रूप से कृपाल सिंह शेखावत जी एक चित्रकार थे। इनका जन्म हुआ 1922 में सीकर जिले के मऊ गांव में। 1974 में ब्लू पोट्री के लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2009 में इनका निधन हो गया। कृपाल सिंह शेखावत जी को ब्लू पोट्री का जादूगर कहा जाता है। जिस प्रकार से इसामुद्दीन उस्ता को थेवा कला का जादूगर कहा जाता है, उसी प्रकार से कृपाल सिंह शेखावत जी को ब्लू पोट्री का जादूगर कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ गया कि ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहा जाता है। कृपाल सिंह शेखावत जी को। ब्लू पोट्री के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? कृपाल सिंह शेखावत जी को। ब्लू पोट्री में मैंने बताया था कि मुख्य रंग नीला होता है, लेकिन इन्होंने कृपाल सिंह शेखावत जी ने ब्लू पोट्री में 25 रंगों का प्रयोग कर दिया, जो आज तक किसी ने नहीं किया। 25 रंगों का प्रयोग कर दिया और इनमें जो प्रमुख रंग था इनकी ओर से वो था पीला। तो देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन भी आ गया कि कृपाल सिंह शेखावत जी ने ब्लू पोट्री में कितने रंगों का प्रयोग किया, तो कितने? 25। वैसे ब्लू पोट्री में एक ही रंग होता है, नीला, लेकिन इन्होंने 25 रंगों का प्रयोग कर दिया और उसमें प्रमुख रंग क्या है? पीला। 2000 ईस्वी में कृपाल सिंह शेखावत जी को ब्लू पोट्री के लिए शिल्प गुरु सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो 2000 ईस्वी में इनको शिल्प गुरु सम्मान से सम्मानित किया गया। दोबारा देखिए, ब्लू पोट्री के विकास में सर्वाधिक योगदान किनका है? कृपाल सिंह शेखावत जी का। मूल रूप से कृपाल सिंह शेखावत जी एक चित्रकार थे। इनका जन्म 1922 में सीकर के मऊ गांव में हुआ था। 1974 में इनको इसके लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। 2009 में इनका निधन हो गया। ब्लू पोट्री का जादूगर कृपाल सिंह शेखावत जी को कहा जाता है। नोट, ब्लू पोट्री में एक रंग का प्रयोग किया जाता था, नीले रंग का, लेकिन इन्होंने उसमें 25 रंगों का प्रयोग कर दिया और उन्होंने प्रमुख रंग रखा पीला। 2000 ईस्वी में कृपाल सिंह शेखावत जी को ब्लू पोट्री के लिए शिल्प गुरु सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। एक नोट और देखिए, स्वर्गीय नाथीबाई ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध महिला कलाकार थी। स्वर्गीय नाथीबाई ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध महिला कलाकार थी। और दोस्तों एक बात देखिए, आपसे एक क्वेश्चन है कि सुनहरी पोट्री कहाँ की लोकप्रिय है? सुनहरी पोट्री कहाँ की लोकप्रिय है, बताइए। जयपुर की, जोधपुर की, अलवर की या बीकानेर की? तो देखिए, सुनहरी पोट्री बीकानेर की लोकप्रिय है। कहाँ की लोकप्रिय?
बीकानेर की। तो स्वर्गीय नाथीबाई ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध महिला कलाकार थी। सुनहरी पोट्री बीकानेर की लोकप्रिय है। अब देखिए दूसरी पोट्री ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री देखिए, प्रमुख के अंदर जैसे ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र जयपुर था, तो ये प्रमुख केंद्र कौन सा है? कोटा। ब्लैक पोट्री का प्रमुख केंद्र कोटा। मुख्य रंग जैसे नाम से पता है काला, और ब्लैक पोट्री ध्यान से देखना, मटकों, प्लेटों, फूलदानों के लिए प्रसिद्ध है। ये मटकों पर की जाती है, प्लेटों पर भी की जाती है, बहुत सुंदर। और जो फूलदान हमारे घर में होते हैं, जिस तरह से हमने, जैसे मान लीजिए ये इस तरह का बना दिया फूलदान, इनके ऊपर करना। तो ब्लैक पोट्री का प्रमुख केंद्र कोटा। ब्लैक पोट्री का मुख्य रंग काला। ब्लैक पोट्री मटकों, प्लेटों, फूलदानों के लिए प्रसिद्ध है। ये मुख्य रूप से इन्हीं पर की जाती है। तीसरी देखिए, कागजी पोट्री। मुख्य केंद्र अलवर। अब यहां एक नोट है, देखिए ध्यान से, कागजी पोट्री किस पर की जाती है? कागजी पोट्री चीनी मिट्टी के कागज जैसे पतले पात्रों पर की जाती है। पात्र तो होंगे किसके? चीनी मिट्टी के, लेकिन इतने पतले बारीक होते हैं जैसे कागज होता है, उन पात्रों पर की जाती है। तो नोट में देखिए, यह पोट्री चीनी मिट्टी के कागज जैसे पतले पात्रों पर की जाती है। बर्तन तो चीनी मिट्टी के होंगे, लेकिन बहुत ही पतले कागज जैसे। तो ये पोट्री चीनी मिट्टी के कागज जैसे पतले पत्थरों पर की जाती है। चीनी मिट्टी के कागज जैसे पतले पत्थर पर की जाती है। इसको डबल कट वर्क पोट्री भी कहते हैं। डबल कट वर्क पोट्री भी कहते हैं। तो कागजी पोट्री का मुख्य केंद्र अलवर है। यह पोट्री चीनी मिट्टी के कागज जैसे पतले पत्थरों पर की जाती है। इसे डबल कट वर्क पोट्री के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं यहां आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उत्तर देना। सफेद पोट्री कहां की लोकप्रिय है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, अलवर,
बीकानेर, जैसलमेर, जालोर। तो क्वेश्चन है कि सफेद पोट्री कहां की लोकप्रिय है। जैसे ब्लू पोट्री जयपुर की लोकप्रिय है, ब्लैक पोट्री कोटा की लोकप्रिय है और सफेद कागजी पोट्री अलवर की लोकप्रिय है। इसी प्रकार से सफेद पोट्री कहां की लोकप्रिय है? अलवर, बीकानेर, जैसलमेर, जालोर। तो आपका उत्तर होगा जालोर। अब एक नोट और देख लीजिए, लाख की पोट्री कहां की लोकप्रिय है? तो लाख की पोट्री बीकानेर की लोकप्रिय है। दोबारा सुनिए, ब्लू पोट्री जयपुर की, ब्लैक पोट्री कोटा की, कागजी पोट्री अलवर की, सफेद पोट्री जैसलमेर की और लाख की पोट्री कहां की है? बीकानेर की लोकप्रिय है। नमस्कार दोस्तों, इसी टॉपिक के अभी कुछ और पॉइंट्स बचे हुए हैं, मैं उनको लेकर के अगली क्लास में आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।